बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सप्लाई एंड डिमांड का आखिरी लेक्चर है और इसमें हम बेसिकली एंट्री टूल्स पढ़ेंगे और एडवांस लेवल की टेक्निक्स, या जैसे कहेंगे अब एक कंफर्म चीज़ पढ़ेंगे फॉरेक्स में। ये एक्चुअल में सप्लाई एंड डिमांड है और ये चीज़ हम आज पढ़ेंगे। ये तो टाइप्स हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। हाउ टू ड्रॉ जोन्स, मतलब कैसे ड्रॉ करने हैं, उसकी बिल्कुल कंफर्म क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। क्वालिटी ऑफ जोन हमने देखना है कि क्वालिटी कौन सा जोन कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन सा जोन कितना वीक है। ये उसकी एग्जांपल्स हैं आगे, और फिर हम प्रैक्टिकली मार्केट में जाकर देखेंगे। प्रैक्टिकली मैं इसकी वजह ये है कि मैं स्क्रीनशॉट लेकर पहले इस वजह से नहीं रखता, आपको लाइव चार्ट पे ले जाता हूँ, क्योंकि मैं भी जब सप्लाई एंड डिमांड पढ़ रहा था तो जो लोग मतलब स्क्रीनशॉट लेकर जिन्होंने पहले से रखे होते थे या एक पूरा से पहले से स्टेज तैयार किया होता था, उनके उससे मुझे इतना नहीं समझ आती थी सप्लाई एंड डिमांड के। अब जब मैं प्रैक्टिकल पे जाता था वहाँ सिचुएशन और होती थी। लेकिन अब जब से मैंने ये चीज़ शुरू की है, नहीं, जब से मैंने एक दो ऐसे लोगों को देखा जो मतलब लाइव चार्ट पर जाकर सिखाते थे कि ऐसे सप्लाई जोन ड्रॉ किया जाता है, ऐसे डिमांड जोन ड्रॉ किया जाता है, उससे मुझे ज़्यादा समझ आई थी। तो इसीलिए इसलिए मैं मतलब लाइव चार्ट पे ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आप लोग लाइव चार्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा रहें। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है हाउ टू ड्रॉ सप्लाई एंड डिमांड। सबसे पहली जो चीज़ हमने फाइंड करने वाली है हमारे लिए, वो तो है हमने बेस फाइंड करनी है। डिमांड की सूरत में भी अगर वहां से मार्केट ऊपर गई थी तो भी हमें बेस चाहिए हर सूरत में, और सप्लाई की सूरत में भी हमें बेस चाहिए कि जहाँ पे मार्केट इससे पहले कंसोलिडेट कर रही थी या कुछ देर के लिए रुकी थी, उस वहां से ऊपर गई है मार्केट या वहां से नीचे गई है, ये हमें हर सूरत चाहिए। दूसरी चीज क्या है, इंस्टीट्यूशनल मूव होने चाहिए, मूव स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब अगर ये बेस है और यहाँ से मार्केट होकर वापस इधर आ रही है तो आप इसे अगर डिमांड जोन सप्लाई जोन कंसीडर करते हैं तो ये गलत है। हमें पावरफुल मूव चाहिए थोड़ी, उसके बाद अगर मार्केट वापस आती है तो हम तब उसे सप्लाई जोन कंसीडर करेंगे। मतलब इंस्टीट्यूशनल मूव हमने बेसिकली फाइंड करनी है। हमें अगर ये हमने डिमांड जोन या सप्लाई जोन किया है, उससे पहले मार्केट रेंज में थी या इक्विलिब्रियम कंडीशन में थी, तो वहां से हमें ये चीज देखनी है कि इंस्टीट्यूशनल मूव हो। इंस्टीट्यूशनल मूव कब होगी, जब कोई बड़ी मूव हमें देखने को मिलेगी, और बड़ी मूव तब होगी जब मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम आएगा या मार्केट में बहुत ज्यादा कोई मेजर बैंक या कोई बड़ा इंस्टीट्यूट मार्केट में बहुत ज्यादा ऑर्डर्स अपने एंटर करेगा। अच्छा, तीसरी की चीज है वो ये है कि हमें मार्क लोअर एंड हायर प्राइसेस ऑफ रेंज एरिया फ्रॉम वेयर मार्केट मूव पावरफुली। अब ये है मार्केट, ये इस तरह से है, यहाँ से पावरफुली मूव किया। अब हमने क्या करना है कि जिस तरह से मार्केट मूव की है, यहाँ से मूव किया है मार्केट ने, उससे पहले का जो एरिया है उसका हायर और लो, ये हमने फाइंड करना होता है और ये हमने मार्क करना होता है। सप्लाई और डिमांड जोन दोनों की जो कंडीशन है वो ये है कि जहां से अगर मार्केट यहाँ से नीचे मूव करती तो भी उस सूरत में हमें क्या करना था, इसके जो जहां से मूव की है मार्केट, मार्केट ने पावरफुल मूव दी है, उससे पहले का जो एरिया है रेंज का एरिया, उसे हमने मार्क करना है। और कंफर्मेशन के लिए क्या है कि कम से कम 3 कैंडल्स, अगर आप एच वन पे ड्रॉ कर रहे हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन, तो आपको H1 की कम से कम भी 3 कैंडल्स उस जोन से निकलती हुई मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही मूव में मार्केट ऊपर गई है और उसी में वापस आ रही है, तो वो फिर सप्लाई और डिमांड जोन नहीं होता। ऐसी बहुत ज़्यादा फेक मूव्स होती हैं मार्केट में, और बड़े ये जो
जेंट्स होते हैं मार्केट के, वो बाज़ औक़ात करते हैं, और वो मतलब वो फेक मूव्स होती हैं और कंफ्यूज करने के लिए होती हैं रिटेलर्स को। क्वालिटी ऑफ जोन, क्विक मूव फॉर्म, क्विक मूव, अब इसमें ये है कि ये हमारी है रैली बेस रैली। अब ये क्या होगा हमारा, ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है हमारा यहाँ पे। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मार्केट जैसी थोड़ी देर के लिए रुकी थी, तो यहाँ से जिस इंस्टीट्यूट ने मूव करवाई है उसने बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मार्केट में एंटर किए हैं। 5,000 ऑर्डर्स मार्केट में एंटर किए हैं, तो मार्केट ऊपर गई है। अच्छा, इसकी इसके अपोजिट साइड पे अगर हम ये चीज देखें कि यहाँ पे एक डिमांड जोन है और मार्केट नीचे से ऊपर आई है, वहां पे थोड़ी ज्यादा देर रुकी है मार्केट और फिर वहां से ऊपर गई है, तो ये इस चीज की अलामत है कि यहाँ से जिस इंस्टीट्यूट ने मूव करवाई है ऊपर की जाने, उसने इतना ज्यादा रकम जो है मार्केट में इन नहीं की, मतलब इतने ज्यादा ऑर्डर्स नहीं डाले, कम ऑर्डर्स डाले, मतलब लेट मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। तो ये या हम कंसिडर कर सकते हैं कि उसने 3,000 ऑर्डर्स यहाँ पे मार्केट में एंटर किए थे, तो 3,000 की बाय या सेल की थी। तो ये बेसिकली ये चीज है क्विक मूव, मतलब जितना जल्दी सप्लाई या डिमांड जोन से मार्केट निकली है उतना ज्यादा वो वीक होगा, और जितना देर से निकली है उतना ज्यादा वीक होगा। मोर नंबर ऑफ कैंडल्स डिफाइन वीक एंड सप्लाई जोन। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए, इसकी थोड़ी प्रैक्टिकली एग्जांपल हम, प्रैक्टिकल तो नहीं है लेकिन इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अब ये चीज है स्ट्रॉन्ग सप्लाई एंड डिमांड जोन, मतलब कैसे पता चल रहा है, आगे वाली जो पिक्चर्स हैं वो मैं दिखाऊंगा तो उससे आपको आइडिया होगा। ये एक डिमांड जोन है, ये एक सप्लाई जोन है, और ये एक डिमांड जोन है। ये नॉर्मल सप्लाई जोन है और ये नॉर्मल डिमांड जोन है। कैसे हमें पता चला, इसमें और इसमें फर्क देखें। मतलब यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ से निकलने के बाद वो मजीद मतलब स्लोली मूव करते हुए नीचे जा रही है, और अब मार्केट अगर वापस आती है, अब मार्केट अगर अब मार्केट अगर यहाँ पे वापस आती है इसी सप्लाई जोन पे, तो ये जो जोन है ये वीक कंसीडर होगा। ये जोन वीक कंसीडर होगा हमारे लिए। उसकी वजह ये है, मतलब मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट पे मूव नहीं दी थी, मूव तो दी, इस रेंज प्राइसेस को तोड़ा, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग मूव नहीं दी। सेम यहाँ पर आप आकर देखें, यहाँ पर इसका ये वीक क्यों थी, उसकी वजह ये हो सकती है कि जिस इंस्टीट्यूट ने यहाँ से मूव करवाई है, अगर तो इस कंडीशन में यहाँ पर अगर हम देखें तो ये स्ट्रॉन्ग, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि एक तो स्ट्रॉन्ग मूव है यहाँ से, और यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं कि 5,000 ऑर्डर्स मार्केट में एंटर किए थे उस इंस्टीट्यूट ने। सेम यहाँ पे बाय की कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग मूव इसलिए है क्योंकि एक तो जो हमें उसका ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, कैंडल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ऊपर गई हैं, और दूसरा ये कि उन कैंडल्स के स्ट्रॉन्गली होने से हमें ये भी पता चल रहा है कि वहाँ पे जो ऑर्डर्स है मार्केट में, वो जिसने भी एंटर किए हैं या जिसने भी वहाँ से बाय या सेल किया है उसने बहुत स्ट्रॉन्गली बाय या सेल की है। अच्छा, सेम कंडीशन यहाँ पे है। अब हम नेक्स्ट अगर जाके देखें तो यहाँ पे हम ये फर्ज कर लेते हैं, चूंकि वीक ट्रेंड है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ये चीज फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पे जिस इंस्टीट्यूट ने मूव करवाई थी, ये इसके बिहेवियर से हमें लग रहा है कि ये इतना स्ट्रांग नहीं है, नॉर्मल ट्रेंड एक जिसे हम कह सकते हैं। यहाँ पे 3,000 ऑर्डर्स मार्केट में, जिस इंस्टीट्यूट ने भी ये सप्लाई या डिमांड क्रिएट की है उसने 3,000 यहाँ पे ऑर्डर्स यहाँ पे मार्केट में एंटर किए थे। अब यहाँ पे मार्केट वापस आएगी तो ये डिमांड जोन भी उतना ही
वीक होगा, जितना ये उसकी जो रैली थी वो जितनी वीक थी। तो इस रैली से हम बेसिकली आइडिया लगाते हैं कि ये डिमांड जोन कितना स्ट्रांग है या सप्लाई जोन कितना स्ट्रांग है, और मार्केट उसमें कितनी देर रही है। ये दो चीज़ें होती हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये जो सप्लाई या डिमांड जोन है हमारा वो कितना वीक या कितना स्ट्रांग है। अगर यहाँ पे मार्केट क्विकली यहाँ से मूव कर जाती है और उसके बाद उसका जो ट्रेंड है वो भी स्ट्रांग होता है, उसकी जो कैंडल्स होती हैं वो भी स्ट्रांगली नीचे गई होती हैं, तो जब मार्केट यहाँ पे वापस आएगी तो ये सप्लाई जोन भी उतना ही स्ट्रांग हो हम कंसीडर करेंगे। सेम यहाँ पे अगर यहाँ पे क्विकली ये यहाँ से मूव कर जाती तो ये जो डिमांड जोन है ये उतना ही हमारा स्ट्रांग होता यहाँ पे। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल? किसी ने हैंड रेस किया था, सवाल आप जी करने जी जी, मेरा एक सवाल था इसमें कि जब बार बार हम सुन चुके हैं इस बात को कि तकरीबन 5,000 ऑर्डर थे या 3,000 ऑर्डर थे, तो नॉर्मल मार्केट में तो ये होता है कि मिसाल के तौर पर आप कोई चीज़ लेने जाते हैं, आपके जितने मर्जी ऑर्डर हो तो आपको वो कम से कम उसी प्राइस पे मिलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या वजह होती है कि मसलन आपके 5,000 ऑर्डर थे, जो ही आपने किसी इंस्टीट्यूशन ने मूव की तो उसके बाकी ऑर्डर उस जगह से पूरे नहीं होते। अच्छा, इसकी मिसाल ऐसे है ना कुछ, मिसाल क्या, खैर इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं कि आम मार्केट में ये जो बड़ी सप्लाई या बड़े सप्लाई के औकात या ये जो लेवल्स होते हैं, बड़ी सप्लाईज क्रिएट की जाती हैं या डिमांड क्रिएट की जाती हैं, ये बेसिकली बड़े मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से क्रिएट की जाती हैं। बाज़ औक़ात आम आवाम का भी इसमें बहुत अमल दखल होता है। अब इसमें सिंपली देख लें, मतलब ये एक शॉर्ट टर्म पीरियड में आम मार्केट में कभी भी सप्लाई एंड डिमांड क्रिएट नहीं होती। इसके लिए एक बड़ा टाइम फ्रेम, पूरा माहौल क्रिएट करना पड़ता है। अब मतलब देखें कि जब माल्टों का, सर्दियों का भी जो सीजन आ रहा है, तो अब लोग बहुत ज्यादा माल्टे, इसमें एक तो मौसम का भी है, एक तो माल्टे बनते ही इस सीजन में है, और दूसरी एक चीज ये भी है कि इस सीजन में फिर लोग लेते भी हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, माल्टे मौजूद होते हैं मार्च और अप्रैल में, लेकिन क्या होता है कि लोग खा के थक चुके होते हैं या उसमें क्वालिटी माल्टे की डाउन हो जाती है उस सीजन में, तो लोग उस सीजन में माल्टे अगरचा मौजूद होते हैं लेकिन लोग इतना ले नहीं रहे होते, और जो उसकी डिमांड है वो डिक्रीज हो रही होती है, और उस सूरत में जो सप्लाई है उसकी वो इंक्रीज हो रही होती है। तो यहाँ पे भी यही मिसाल है, मतलब जब किसी बेसिकली वहाँ पे भी जब सप्लाई क्रिएट हो रही है तो ज़्यादा जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं उन्होंने डिमांड कम कर दी है। यहाँ पे अगर नवंबर मज़ीद आसान कर लूँ, नवंबर और अक्टूबर में कितने लोगों ने यहाँ पे अब बाय ऑर्डर्स लगाए होंगे माल्टों के लिए। हज़ारों जो मंडी में बैठे हुए लोग हैं या जो फ्रूट के ताजिर हैं, उन हज़ारों लोगों ने ऑर्डर्स दिए होंगे कि यार हमने माल्टे बाय करने हैं। और जैसे ही सीज़न शुरू होता है तो उस फ्रूट की हमेशा सीज़न के शुरू में हमेशा रेट अप होते हैं। फिर जैसे-जैसे सीज़न आता जाता है और नॉर्मल होता जाता है सीज़न, उस तरह से रेट डाउन होना शुरू हो जाते हैं, और फिर एक वक्त आता है कि जब सीज़न ऑफ हो जाता है तो बहुत ज़्यादा जो उस प्रोडक्ट के रेट्स हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो सेम यहाँ पे भी ये चीज़ है, मतलब यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ से इसकी डिमांड बढ़ना शुरू हुई, या कह लें कि यहाँ से ऊपर आई मार्केट, सही है, तो ये वाली जो जगह है ये उसका सीजन का दरमियान वाला एरिया है जिसमें वो रेंज करना शुरू कर देती है। तो यहाँ से फिर जैसे ही सप्लाई का एरिया शुरू होता है यहाँ से गिर जाती है नीचे, या फिर हम यहाँ से ये कह लें कि जैसे ही डिमांड आई यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई, और जैसे ही फिर सप्लाई का वक्त करीब आता है तो वहां से मार्केट फिर नीचे गिर जाती है, और फिर उसी वक्त पे आती है तो वहां से फिर डिमांड पकड़ लेती है। तो ये चीज होती है। आम मार्केट में तो कुछ इस तरह की जो रवायती चीजें हैं, कपड़ा, माल्टे, फ्रूट, सब्जी, इनके जो सप्लाई एंड डिमांड होते हैं वो मौसम के हिसाब से फिक्स होते हैं क्योंकि पैदावार उसी खास उसमें होती है। तो लेकिन यहाँ पे जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं,
और कुछ फिक्स भी होते हैं। साल के एंड पे जो हैं ये गोल्ड और ऐसे जो प्रीशियस मेटल हैं, सिल्वर वगैरह, ये डाउन होना शुरू हो जाते हैं, और फिर जैसे ही साल का आगाज होता है तो ये इनकी कीमतें फिर से अप होना शुरू हो जाती हैं। ये अब नॉर्मल ट्रेंड की एग्जांपल है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे ये वीक सप्लाई एंड डिमांड एग्जांपल है। यहाँ पे देखें कि मार्केट इस सप्लाई जोन में रही भी बहुत ज़्यादा देर है, यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडल्स यहाँ पे बनी है, और फिर जब यहाँ से निकली है तो निकली भी इतनी पावरफुल मूव के साथ नहीं है, बहुत ज़्यादा लोअर हाई बना कर गई है। सेम यहाँ पे एग्जांपल है, मार्केट जब यहाँ पे थी तो ज़्यादा देर रुकी है, और जब यहाँ से निकली है तो भी इतना पावरफुली ऊपर नहीं गई है। वीक ट्रेंड था इसका। इसका मतलब ये हो सकता है कि मतलब यहाँ पे जब इस जगह पे रुकी है मार्केट, तो जो जिस बंदे ने यहाँ से या जिस इंस्टीट्यूट ने यहाँ से डिमांड क्रिएट करनी थी, उसको सोचने में बहुत वक्त लगा है। इसका मतलब ये है कि उसने चूंकि बहुत ज़्यादा सोचा भी है, तो उसने बहुत ज़्यादा फिर मार्केट में ऑर्डर्स नहीं डाले होंगे, या बहुत ज़्यादा बाय नहीं की होगी, कम बाय की होगी, तो उस वजह से ट्रेंड भी वीक है। और अगर तो यहाँ फौरन से मार्केट यहाँ से ऊपर हो जाती, तो इसका मतलब ये था यहाँ से उसने कॉन्फिडेंस के साथ बाय किया, और जब कॉन्फिडेंस के साथ बंदा तिजारत करता है या कोई चीज़ खरीदता है तो ज़्यादा रिस्क लेता है, ज़्यादा पैसे या ज़्यादा रकम की वो चीज़ परचेज करता है। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो हम थोड़ा मजीद उसके लिए चार्ट में चले जाते हैं, और उसके बाद हम फिर एंड पे नहीं, यहाँ एंट्री पे लिस्टिंग बेटा, ये इनवॉइस है, यहाँ पे लिस्टिंग। आरिफ भाई आप अपना माइक म्यूट कर दें। अच्छा, तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो मजीद हम लाइव चार्ट पे चलते हैं, बदर और भाई उसके बाद जी जी, किसका सवाल है? चैट चैट चेक करिए। अच्छा, मैं चैट चेक कर लेता हूँ। वीक, वीक से मुराद कमजोर, कहीं पे शायद मैंने स्पेल गलत लिख दिए होंगे। वीक से मुराद, जहाँ भी मैंने स्पेलिंग किधर है, स्पेलिंग गलत लिखी है अगर कहीं पे, तो वीक से मुराद कमजोर है। अच्छा, अब लाइव चार्ट पे थोड़ा चले जाते हैं, और उसके बाद एंड पे हम ये एंट्री रूल्स और टेक प्रॉफिट के जो रूल्स हैं ये आप नोट कर लें। एक मिनट ये नोट कर लें, या ये इसकी मैं पिक्चर्स आपको शेयर भी कर दूंगा, बल्कि आप रिकॉर्डिंग को दोबारा देखेंगे तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पास। अच्छा, स्टॉप लॉस यहाँ पे मैंने लिखा था एंड पे, वो मुझसे मिस हुआ हो गया, खैर दोबारा मैं उसको कर देता हूँ। अच्छा, लाइव चार्ट में हमें जाना पड़ेगा। ये देखें, एक ताज़ा ताज़ा एग्जांपल है आपके पास। क्लास शुरू होने से पहले मैं डिस्कस भी कर रहा था। ये एक एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ से मार्केट ड्रॉप हुई है, उससे पहले एक मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि इक्वल सी कंडीशन में थी, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही थी और ना ही बहुत ज़्यादा नीचे, लेकिन यहाँ से उसने बहुत ज़्यादा डाउन मूव दी अचानक से, फिर बेस बनाई यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ से गिरी और काफ़ी नीचे गिरी। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि ये भी हमारा जोन है पूरा, इस तरह से सप्लाई जोन, लेकिन ये भी हमारा सप्लाई जोन है। सही है, लेकिन ये वीक है, ये वाला हमारा वीक जोन है, मतलब वीक सप्लाई जोन है। उसकी वजह ये है कि यहाँ से मार्केट गिरी थी, इससे पहले यहाँ पे मार्केट रुकी भी काफ़ी देर रही है, लेकिन यहाँ से रुकी थी, जब निकली थी मार्केट तो उसने कोई बहुत बड़ी मूव नहीं ली थी, लेकिन जब यहाँ से गिरी है मार्केट तो बहुत बड़ी मूव की है मार्केट ने। तो ये वाला जोन जो है ये हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है, और इसकी एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट यहाँ पर आई, इसके बाद
तो इसको बिल्कुल टेस्ट करके वापस चलेगी। अब तीसरी दफ़ा यहाँ पे मार्केट आ रही है तो इसको हम सप्लाई जोन कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये हमारा सप्लाई जोन है, यहाँ पे मार्केट आएगी। ये आप लोगों के लिए, जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए सिग्नल भी है। यहाँ पे अब मार्केट आती है 1800 पे या 1801 पे, तो यहाँ पे ये अब हमारा सप्लाई जोन वैलिड है, ये वाला। तो यहाँ से ये एक आपके पास एग्जांपल है इसकी, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन की एग्जांपल जिसे हम कह सकते हैं। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे चले जाएं। यहाँ पे जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ये देखें, वहां से वापस आई और इस जगह से दोबारा ऊपर गई। अब ये जोन हम जब ड्रॉ करेंगे, ये हमने यहाँ पे ये चीज पढ़ी थी कि हम अगर जोन बहुत बड़ा बन रहा है तो हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाके देखें तो कुछ इस तरह से ये डिमांड जोन बन रहा है। अब ये हमारा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है यहाँ तक। अब पहली दफा जब अगर मार्केट यहाँ पे टेस्ट होती है तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होगा और यहाँ से मार्केट ऊपर गई है अच्छी खासी। लेकिन दूसरी दफा जब मार्केट यहाँ पर आई है तो ज्यादा देर मार्केट ने यहाँ पर टाइम लिया। पहली दफा क्विकली मूव कर गई थी वापस, दूसरी दफा जब मार्केट आई है तो उसने ज्यादा वक्त लिया है। स्ट्रॉन्ग और वीक सप्लाई या डिमांड जोन को फाइंड करने का ये एक तरीका होता है कि जितना कम वक्त के लिए मार्केट वहां पे रुकी है और जितना बड़ी वहां से मार्केट में मूव किया। अब ये भी हमारे पास एक सप्लाई जोन था। ये देखें, ये एक मार्केट रेंज की यहाँ पे कंडीशन में थी, या जिसे कहें इक्विलिब्रियम कंडीशन में थी। यहाँ से मार्केट निकली इस जगह से और यहाँ पर आ गई थी। लेकिन क्या है कि यहाँ से जो मूव है वो बहुत वीक है, बहुत ही छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पे बनी। मैं आपको करीब से थोड़ा ले जा कर दिखाता हूँ। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 अच्छी खासी कैंडल्स यहाँ पे बनी। और क्या हुआ कि मार्केट जब वहां पर दोबारा आई तो उसने इसका इतना असर नहीं लिया और वहां से ऊपर चली गई। अब इसी की अपोजिट साइड पे अगर हम एक और चीज देखें, ये एक वो ऊपर वाली कंडीशन मैंने आपको दिखाई थी और दूसरी ये वाली जगह। यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर के लिए रुकी है, यहाँ से ड्रॉप हुई है कीमत और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकी है और फिर उसके बाद क्या हुआ है कि दोबारा से ड्रॉप हो गई मार्केट। अब जब यहाँ पे दोबारा मार्केट आई है तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग जोन था और उसका असर भी लिया मार्केट ने। यहाँ पे आई, एक दफा बाहर निकली, फिर वापस आई और फिर यहाँ से नीचे चली गई। तो ये स्ट्रॉन्ग और डिमांड जोन आपने बेसिकली इसके स्ट्रॉन्ग और वीक होने का अंदाजा लगाना होता है और उसके बाद आपने फिर मार्केट में एंटर होना होता है। तो स्ट्रॉन्ग और डिमांड जोन जो होते हैं फाइंड करने का, वो ये तरीका होता है कि वहां से मूव कितनी पावरफुल हुई है और वहां पे मार्केट रुकी कितनी देर है। ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे मार्केट बहुत कम देर के लिए रुकी थी, जैसे ही यहाँ पे आई यहाँ से बहुत तेजी से यहाँ से ऊपर मूव कर गई। तो फिर अच्छा, खैर ये एग्जांपल मेरे ख्याल में हम डिस्कस कर चुके हैं, नहीं ये नहीं डिस्कस की। तो देखें, जहाँ पे जब मार्केट दोबारा इसी जगह पे आई है
तो यहाँ से फिर इसने अच्छी खासी मूव दी है ऊपर की जमीन। और अब तीसरी दफा अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो हम इस जोन को वीक जोन कंसीडर करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो? जी आरिफ भाई। सवाल जिसका है माइक ऑन करे और पूछ ले डायरेक्ट। जी जी बदर भाई, सॉरी माइक मेरा ऑफ था। मार्केट यहाँ पे मिसाल के तौर पर थोड़े वक्त के लिए जिसने स्टे किया है ना, तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग होगा डिमांड जोन। मतलब जी मार्केट आई, मार्केट वहां से एक कैंडल बनाई, एक कैंडल बना के वहां से निकल गई, हाँ जी। या दो। हम्म, ऐसे ही जिस आप उसमें उसको कर रहे हैं ना, जिस आप टाइम अगर फ्रेम में हूँ। H4 में, हाँ H4 में अगर देख रहे हैं आप, H4 में अगर आप देख रहे हैं तो जी जी H4 में वहां पे एक आपको पुल बैक मिलना चाहिए। पुल बैक से मुराद ये कि ये वाली कंडीशन आपको मिलनी चाहिए इस तरह से। ये सही। कंडीशन आपको मिलती है तो वो वैलिड है। अगर मार्केट सीधा ही जा रही है तो उसमें फाइंड करना मुश्किल होता है कि कौन सा सप्लाई या डिमांड का जोन। ये खैर आगे हम फिबोनाची और एक दो और चीज़ें भी पढ़ेंगे। हम सप्लाई और डिमांड जोन जो हैं इनकी हेल्प लेते हैं। इनको फाइंड करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए हम वहाँ से भी कंफर्मेशन लेते हैं। फिबोनाची के लेवल्स होते हैं तो बहुत अच्छे, और उनसे भी हम हेल्प लेते हैं। वो भी खैर आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन फिल वक्त के लिए ये भी मतलब बहुत, अगर इस पे भी किसी को ग्रिप हासिल हो जाए तो मज़ीद चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं आपको बताऊं कि दुनिया की एक बड़ी तादाद है जो सप्लाई और डिमांड के लेवल्स पर सिर्फ ट्रेड्स करती है और कुछ भी नहीं देखती। बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो भी सिर्फ सप्लाई और डिमांड को देख रहे होते हैं और उनके बेस पर ट्रेड कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेथड है। मजीद किसी के जहन में कोई सवाल अगर नहीं है तो हम एंट्री रूल और प्रॉफिट रूल और स्टॉप लॉस का जो रूल है उसे देख लेते हैं। इसमें ये है कि ये ना कल से खैर हम टीम आपस में बात चल रही है हमारी कि हम लाइव सेशन, लाइव मार्केट चल रही हो उसमें 1 घंटे का या आधे घंटे का हम लाइव सेशन करें जिसमें प्रैक्टिकली हम ट्रेड्स लगाएं डेमो पे या इस तरह से, और उसमें बताएं हम कि इस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट होती है और इस तरह से प्रॉफिट होता है और ट्रेडिंग व्यू पे इस तरह से प्रैक्टिस की जाती है। क्योंकि क्लास में ये करना मुश्किल है, और लेकिन जिन लोगों को नहीं समझ आ रही, एक दो लोग कह रहे हैं कि हमें चीज़ें नहीं समझ आ रही, वो जितना इसको गूगल करेंगे, गूगल इंफॉर्मेशन का बहुत अच्छा सोर्स है इसके लिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। यूट्यूब पे भी कर लें आप, लेकिन यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट कौन सा है या वैल्यूएबल वैल्यूएबल कौन सा कंटेंट है वो फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। गूगल पे आपको मिलता ही वैल्यू वाला कंटेंट है, क्योंकि लिखना जो है ये थोड़ा मुश्किल चीज़ है। ये वही बंदा लिखता है जिसको कुछ पता हो या जिसके पास वक्त हो। यूट्यूब पे तो कोई भी गूगल से पढ़ के या कहीं से भी पढ़ के बस वीडियो बना के अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ तक अगर सब चीज़ें क्लियर हैं तो हम देख लेते हैं एंट्री और एग्जिट रूल्स को। बदर पे एक और क्वेश्चन है चैट में। अच्छा मैं देखता हूँ। जी कशिफ, आपको ना ये चीज़ें ये जो जोन्स हैं, ये जो बॉक्सेस हैं, ये लाजमन ड्रॉ करके रखने होते हैं। क्योंकि आप जब मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन है। और तब मार्केट वहाँ से काफ़ी मूव कर जाती है ऊपर या नीचे, फिर आप बेशक उसे डिलीट डिलीट कर दें। फिर आप नए डिमांड जोन ड्रॉ करें, नई ट्रेंड लाइंस बनाएं, नए स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें, नया चार्ट टेक्निकल एनालिसिस करें। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस है, मतलब इसमें मैथ स्टैट या फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं उनकी तरह की चीज़ें हैं।
थोड़ा सा आप मेहनत करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें तो बहुत ही आसान चीज़ है। बाकी फिर साइकोलॉजी वाली चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे, जो असल जहाँ पे आके लोग फंसते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप सीख भी जाएं तो आपकी साइकोलॉजी ना हो, आप में पेशेंस ना हो, तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में। जी मोइस भाई, आप कुछ सवाल करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बदर भाई, मैं मालूम कर रहा था कि अगर हम H1 में ट्रेड कर रहे हैं तो H4 का भी चार्ट देखना जरूरी है हमें, या अगर हम जो आप, है हाँ जी, H1 के चार्ट देख कर जो है उसी को ही मतलब उससे कर सकते हैं trade? अच्छा खैर ये आगे पावरफुल वो जो एंट्री टेक्निक्स वाला मौजू है उसमें हम देखेंगे भी। आप जो है जब जोन ड्रॉ कर रहे होते हैं ना, तो H1 में आप अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो एंट्री जब ले रहे होते हैं आप, तो आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में ही जाते हैं हमेशा और उसमें एंट्री लेते हैं। और मतलब H4 इंट्रा डे में ये चीज़ खैर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रा डे ट्रेडर्स जो होते हैं उन्हें H4 और H1 में ड्रॉ करना चाहिए। H4 अगर H1 में आप ड्रॉ कर रहे हैं तो एक दफ़ा H4 भी देख लें, शायद उसमें कंडीशंस कुछ और हो। अगर H1 में ड्रॉ कर रहे हैं आप, तो आप M30 में भी एक दफ़ा देख लें, या H4 में ड्रॉ कर रहे हैं तो एक दफ़ा H1 में भी देख लें, उसमें शायद मुमकिन है कंडीशंस कुछ और हो। तो आप 2-3 टाइम फ्रेम्स को देखने के बाद सप्लाई या डिमांड जोन्स क्रिएट करें तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक। अच्छा, यहाँ पे स्टॉप लॉस मिस हो गया था, उसे मैंने दोबारा से ऐड किया है। ये एक को बड़ा कर रहा हूँ, दूसरा छोटा हो जाता, खैर प्रेजेंट करता हूँ तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, एंट्री रूल्स हैं आपके सामने। एंट्री फ्रॉम बाउंड्री, पेंसिल की तरफ है, ये डिमांड जोन है हमारा। एंट्री हम लेंगे, ये रैली बेस रैली वाला अगर डिमांड जोन है हमारा, और ये हमने डिमांड जोन क्रिएट किया है यहाँ पे। इस तरह से ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, तो इसकी सूरत में हम एंट्री किस तरह से लेंगे कि मार्केट जैसे ही वापस इस जगह पे आती है, इसको टेस्ट करती है, तो यहीं से हम एंट्री लेंगे। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मार्केट में होते हैं, 5,000 ऑर्डर्स हैं, 2,000 मार्केट में जा चुके होते हैं और 3,000 अभी तक रहे होते हैं, तो मार्केट यहीं से वापस जाने के चांसेस होते हैं ज़्यादा और एंट्री मिस हो जाती है। तो यहाँ से आपने एंटर होना होता है। अब इसको फाइंड करने का तरीका खैर हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ। Mark lower and higher prices of range area from where market move powerfully। जहाँ से मार्केट मूव कर चुकी हो, जिस जगह से उसका जो लोअर और हाई एरिया है वो बेसिकली आपने मार्क करना होता है, रेंज का जो लोअर और हाई एरिया होता है। अच्छा, मजीद आगे आ जाए। अच्छा, ये तो चीज हो गई। इसी तरह से ये सप्लाई जोन है बिलफर्ज, अगर तो यहाँ से अगर सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से स्ट्रॉन्गली मार्केट अगर नीचे गई है, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में भी, यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट होगा, ई मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंट्री पॉइंट होगा, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इस एरिया से अंडर या ओवर, मतलब अगर सप्लाई की सूरत में उस जोन से अगर तो गोल्ड वगैरह पे आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप 15, 20 या 20, 30 पिप्स
ऊपर उस जोन से अपना स्टॉप लॉस रखें। और अगर आप करेंसीज वगैरह को ट्रेड कर रहे हैं तो आप अगर क्रिप्टो वगैरह को ट्रेड कर रहे हैं तब भी आप 30-40 पिप्स ऊपर या नीचे स्टॉप लॉस को रखें। अच्छा, ये अपने माइक प्लीज ऑफ करके रखें। तो सब डिमांड की सूरत में क्या करना होता है, आपने वो जो एरिया मार्क किया है या जोन मार्क किया है आपने उससे 20-30 पिप्स डाउन आपने रखना है अपना स्टॉप लॉस। पिप्स क्या होते हैं और ये चीज़ आप हमारे पे चैनल पे जाएंगे, ये बेसिक्स हैं, ये हम पीछे पढ़ भी चुके हैं और आप गूगल भी कर सकते हैं इन्हें। पिप्स क्या होते हैं गूगल करके आपको पता चल जाएगा, या जिन लोगों ने हमारी पहले वाली वीडियोस या क्लासेस ली हैं तो उन्हें वैसे भी पता होगा। तो जो ये जोन है इससे थोड़ा सा हमने नीचे रखना होता है स्टॉप लॉस डिमांड की सूरत में, और अगर सप्लाई है तो हमने उससे ऊपर रखना है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। और एक मिनट में इसे रेज कर लूं। जी उस्मान भाई, कोई सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम मदर भाई। वालेकुम सलाम। मैंने ये पूछना था, जब ये सप्लाई जोन में जाएगी एंट्री लेने के लिए, फिर इसकी अगली कैंडल का वेट करना पड़ेगा? नहीं, जैसे ही मार्केट टेस्ट करती है ना, स्ट्रॉन्ग जोन है अगर तो सही है, अगर जी। तो जोन स्ट्रॉन्ग है, ये वाली चीज है सही है, तो हम इंतजार नहीं करेंगे। जैसे ही मार्केट वहां पे आएगी हम वहां से फौरन से ट्रेड ले लेंगे। उसके बिल्कुल नुक्कड़ से कह लें आप, या उसके बिल्कुल आप बाउंड्री से कह लें, या जो कुछ भी कह लें। सप्लाई जोन में भी ऐसे ही होगा? सप्लाई जोन भी ऐसे ही होगा, स्ट्रॉन्ग डिमांड या सप्लाई जोन की सूरत में। ठीक, थैंक यू। हाँ जी, किसी और ने सवाल करना हो? जी बदर, इसमें यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि दायरे ये काम तो फिर भी बंदा कर सकता है जो बहुत एक्टिव हो, तो इसमें ये नहीं हो सकता कि बंदा पहले से ऑर्डर यहाँ पे लगा दे कि अगर मार्केट यहाँ हाँ पे टच जी, करे हाँ तो जी, बाय ऐसे ही लिमिट लगा इसका दी। एक तरीका ये होता है। खैर मैं तो मैनुअली एंट्री लेना पसंद करता हूँ। एक तरीका ये होता है कि आप अगर इस जगह पे है मार्केट और यहाँ से आप बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो इस जगह पे आप अलर्ट लगा दें, अलार्म लगा दें। सही है, मतलब ट्रेडिंग व्यू जो है हमारे पास उसमें ये एक ऑप्शन होता है अलार्म या अलर्ट, आप सेट कर देते हैं तो मार्केट जैसे ही उस जगह के करीब आ रही होती है तो वो अलार्म बजना शुरू कर देता है और आप चार्ट पे बैठ जाते हैं या मोबाइल या लैपटॉप, तो वहाँ पे जैसे ही मार्केट आती है तो आप बाय कर देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि वहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। तो मैं बाज़ का लिमिट ऑर्डर्स भी लगा देता हूँ, बाज़ का वहाँ से मैनुअली भी ट्रेड ले लेता हूँ। इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो वक्त तो देना पड़ेगा, और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर या इंट्रा वीक ट्रेडर्स हैं तो उस सूरत में आपको मुसलसल वक्त नहीं देना पड़ता, आप पहले ही अपना अलर्ट लगा देते हैं और जैसे ही आपके जोन के करीब मार्केट पहुंचती है तो आप उसको एनालिसिस करके वहाँ से एंट्री ले लेते हैं। अच्छा, मजीद किसी का कोई सवाल है? जी उस्मान भाई। बदर भाई, आप पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं, अगर वो हमने एंट्री नहीं लेनी होती उसको डिलीट करते हैं तो उसका कोई इफेक्ट होता है? नहीं नहीं, डिलीट हो जाता है। थैंक यू। अच्छा, ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग जोन वाली चीज हमने पढ़ ली। अच्छा, अगर तो नॉर्मल जोन है उस सूरत में हमने क्या करना होता है, ये नॉर्मल जोन है सही है, ऊपर भी गया है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं गया, तो ये हमने जोन ड्रॉ किया हुआ है। जैसी मार्केट आती है यहाँ पर तो दो कंडीशंस होती हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो लास्ट कैंडल होती है ना उसकी विक काफ़ी ऊपर बनी होती है, लेकिन अगर तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो या स्ट्रॉन्ग जोन हो तो हम क्या करते हैं कि पूरा जोन ही हम इस तरह से ड्रॉ करके रखते हैं और मार्केट जैसे ही वहाँ पे आती है तो वहाँ से हम ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन जो नॉर्मल ट्रेंड है उसमें हमने क्या करना होता है कि जो लास्ट कैंडल होती है, रेंज की लास्ट कैंडल ना, उसकी जो क्लोजिंग है या उसकी जो बॉडी है, अगर तो ऊपर की जाने पे उसने क्लोज की है तो
ऊपर उसकी जो बॉडी है या क्लोजिंग है वहां से हम ट्रेड लेते हैं, और अगर तो वो डाउन क्लोज हुई हुई है तो उसकी ऊपर वाली साइड की जो बॉडी है जहाँ से वो ओपन हुई है वहां से हम ट्रेड लेते हैं। सेम यही जो रूल है सप्लाई जोन की कंडीशन में होता है। अच्छा, यहाँ पे ये है कि इफ वीक जोन, यहाँ पे वीक लिखना था नहीं लिख सका, सॉरी। अगर तो वीक जोन है, बल्कि वीक जोन किधर है, वीक, ये आ गया। अगर तो वीक सप्लाई और डिमांड्स होते हैं, अब ये वीक हैं तो इस सूरत में हम क्या करेंगे कि मार्केट यहाँ पे वापस आएगी इस तरह से, तो यहाँ से हम एंटर नहीं होंगे। मार्केट जब यहाँ से निकलेगी तो निकलने वाली जो कैंडल होगी एक मोमेंटम कैंडल उसे कहते हैं। मोमेंटम कैंडल हम इससे पहले शायद पढ़ चुके हैं कैंडलिस्टिक पैटर्न वाले उसमें, या वो जो बुलिश इनगल्फिंग वगैरह वो पैटर्न्स हमने पढ़े हैं। इस सूरत में हमने, अगर वीक ट्रेंड है तो उस सूरत में हमने क्या करना होता है कि हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है या कोई मोमेंटम कैंडल चाहिए होती है। जैसी मोमेंटम कैंडल बनती है वहां से हम मार्केट में एंटर होते हैं, जिसका लोअर पॉइंट होता है वहां पे हम इसका स्टॉप लॉस रखते हैं। उस सूरत में हम इस जगह स्टॉप लॉस नहीं रखते। उस सूरत में हम क्या करते हैं कि जहाँ से मार्केट ऊपर उठी है उससे नीचे हम थोड़ा सा 20-30 स्टॉप लॉस रखते हैं। सेम ये कंडीशन यहाँ पे भी है। मार्केट अब इधर अगर वापस आएगी डिमांड की सूरत में तो हम यहाँ से एंट्री नहीं लेंगे। जब मार्केट यहाँ से वापस निकलेगी और कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगी तो हम वहां से एंटर होंगे और उस जोन से नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, चैट में किसी का सवाल तो नहीं है। आवाज तो सबको ठीक आ रही है ना? वैसे आपका कोई सवाल है? जी, मैं ये मालूम करना चाह रहा था कि स्टॉप लॉस के बारे में थोड़ा बता दें कि स्टॉप लॉस मतलब क्या है। अगर हम उसको लगाते हैं और उससे मार्केट अगर ऊपर निकल जाती है या नीचे आ जाती है तो भी हमारा लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, या हाँ, ये खैर थोड़ा। इसी के लिए हम सोच रहे हैं कि थोड़ा लाइव हम वो करें। अच्छा, स्टॉप लॉस एक चीज होती है, बेसिक्स में ये हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ से बिलफर्ज आपने बाय किया है ना, तो आपका इरादा ये होता है कि मार्केट जब यहाँ पे पहुंचेगी तो हम अपना प्रॉफिट ले लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज भी होती है, वो ये होता है कि बिलफर्ज मार्केट यहाँ से अपोजिट चली जाती है, वापस चली जाती है, तो आप क्या करेंगे? तो एक ऑटो चीज होती है जिसे हम स्टॉप लॉस कहते हैं, वो आप एक जगह पे सेट कर देते हैं कि मार्केट आप वो जगह, इसमें इसके टेक्निकल लेवल्स भी होते हैं, स्ट्रेटजीज भी होती हैं स्टॉप लॉस की, और फिर एक और उसमें ये चीज भी होती है कि आप उतना स्टॉप लॉस लगाएं जितना आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मार्केट जब स्टॉप लॉस को हिट करती है वहां पे आपकी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाती है, और जितना स्टॉप लॉस लगाया होता है उतना लॉस होता है और आपकी ट्रेड खत्म हो जाती है, आप बड़े लॉस से बच जाते हैं। नोमान, आपका कोई सवाल है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा तनवीर, मेरे कुछ आसान अल्फाज में ये समझ में आ रहा है कि एक मिसाल के तौर पे कि 10 रुपए की हम ट्रेड ले रहे हैं, तो हमने जी अपना प्रॉफिट का जो रेशियो है वो है कि अगर वो 12 रुपए या 13 रुपए पे चले जाता है तो हमारी ट्रेड जो है स्टॉप हो जाए, और इसी तरह अगर माइनस में हम नीचे जा रहे हैं तो 10 रुपए की ट्रेड है तो हमने कहा कि नुकसान हमें 2 रुपए का हो, हाँ, अगर चाहे वो ठीक है, नीचे भी चली जाए तो वो जैसे 2 रुपए का नुकसान होगा तो हमारी ट्रेड जो है वो स्टॉप खत्म हो हो जाएगी जाएगी, ऑटोमेटिक। खत्म हो जाएगी, सादे हाँ जी। अल्फाज में ऐसे ही है, बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये हम थोड़ा इसका जब प्रैक्टिकल करके देखें तो आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। वो हम इंशाल्लाह लाइव सेशन थोड़ा शुरू कर रहे हैं एक दिन में, 1-2 दिन में, तो उससे फर्क पड़ेगा काफ़ी। अच्छा, टेक प्रॉफिट के रूल्स पढ़ ले देख लेते हैं। अच्छा, टेक प्रॉफिट के जो रूल हैं वो ये हैं कि अगर तो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, यहीं पे ड्रॉ करके कर लेते हैं, वहाँ पे दोबारा से उस पेज पे जाना पड़ता है। अगर तो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है यहाँ पे, ये वाली चीज़ है, तो इसमें क्या करेंगे, मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से हमने एंटर हो जाना है, वो स्टॉप लॉस
इस एरिया से नीचे हमें रखना होता है, थोड़ा सा नीचे रखना होता है। तो उस सूरत में हम करेंगे क्या कि इसका टेक प्रॉफिट रखने का, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के सूरत में टेक प्रॉफिट रखने का तरीका एक क्या होता है कि हम 1 to 3 रिस्क एंड रिवॉर्ड रखें। यानी कि अगर 1% रिवॉर्ड है, इतना ये 1% होगा, इस एरिया को आप नापें और इसके 3 गुना आप टेक प्रॉफिट आप रखेंगे इस तरह पे। इस तरह से समझ आ गई ये चीज? हैंड रेस करके बताएं, थोड़ा मुश्किल है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ प्लीज ये थोड़ा दोबारा बता दें। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की हम बात कर रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अच्छा, अब इसमें मार्केट यहाँ पे आती है तो एंट्री रूल क्या था कि जैसे ही वो इस जोन को टेस्ट करती है, यहाँ से डिमांड जोन खत्म करते हैं, सप्लाई जोन या डिमांड जोन दोनों में यही कंडीशन होगी। अच्छा, तो यहाँ से हम एंटर हो जाते हैं मार्केट में और स्टॉप लॉस हमारा क्या होता है, जो उस रेंज का लो होता है या जोन का लो होता है उससे थोड़ा सा नीचे हम स्टॉप लॉस रखते हैं। तो टेक प्रॉफिट हमने कैसे रखना है कि अगर 1% हमारा रिस्क बन रहा है, 1% हमारा रिस्क जितना भी था वो जितना भी बन रहा है उसका 3 गुना हमने अपना टेक प्रॉफिट रखना होता है, इतना। अब समझ आ गई? अच्छा लेकिन ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग जोन के अंदर ही है ना? सिर्फ स्ट्रॉन्ग जोन की कंडीशंस में है, अगर ठीक, तो जोन स्ट्रॉन्ग है सिर्फ उसकी कंडीशन में है। ठीक आप उससे ठीक है, पहले भी समझा। मैनुअली क्लोज कर सकते हैं, जहाँ पे जितना प्रॉफिट आपको अच्छा लग रहा हो। लाजमी नहीं है कि आप इधर तक की इंतजार करें। हाँ, बहुत जल्दी इधर ही क्लोज कर देना वो बेवकूफ़ी है। इधर क्लोज कर दें या इधर क्लोज कर दें या इधर क्लोज कर दें मैनुअली, तो वो भी चीज़ समझ में आती है। ठीक अब ठीक हो। वीक जोन की सूरत में, नॉर्मल जोन की सूरत में क्या है, एवरेज जो है आपको ये चीज़ अमूमन रखनी होती है। ये नॉर्मल जोन है, नॉर्मल ट्रेंड है और उसका नॉर्मल जोन है। तो इस सूरत में क्या होगा कि मार्केट यहाँ पर आई है और यहाँ से आपने बाय किया है, तो इधर स्टॉप लॉस आपने उससे नीचे रखा है, तो आपको उसका 2%, जितना आपने स्टॉप लॉस रखा है उसका 2% आपने टेक प्रॉफिट अपना रखना होता है। इस तरह से ये नॉर्मल ट्रेंड की सिचुएशन में होता है, कंडीशन में या सिचुएशन में। इसी तरह से वीक जोन है, अगर बहुत अरसा रुकी भी है रेंज में मार्केट और फिर ऊपर गई है तो वो भी बहुत स्ट्रांगली नहीं गई, वीक होकर गई है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मार्केट यहाँ पर आई और जब इस जोन से दोबारा निकली है मार्केट, ये यहाँ पे मुमकिन है दोबारा से रेंज बनाए और रेंज बनाने के बाद जब निकले मार्केट, तो वहां से आपने एंटर होना होता है और जो स्टॉप लॉस लगाना है वो उससे नीचे लगाना है और उसका टेक प्रॉफिट फिर जितना आपने स्टॉप लॉस लगाया उतना ही टेक प्रॉफिट आपने रखना होता है बस, या उतना ही आपको प्रॉफिट लेकर निकल जाना होता है मार्केट से। ये इसकी स्ट्रेटेजी यही है। अच्छा, थोड़ा सा जाकर देख लेते हैं उस पे, ये जो चीजें पढ़ी हैं हमने। अब ये क्या चीज है यहाँ पे, ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है, ये वाली जगह हम कह सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन। अब मार्केट बिलफर्ज यहाँ पे आती है मुस्तकबिल में, तो यहाँ से हम एंटर होंगे, ये हम इसकी रेंज से नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और 1 to 2 रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो। ये 1 to 3, ये अब 3% है, जितना इसका रिस्क है उसका 3% बन रहा है ये ऑलमोस्ट।
इतना इस तरह से हम ट्रेड लेंगे अगर बिलफर्ज मार्केट दोबारा यहाँ पे आती है। अब ये देख लें यहाँ पे ये जगह हमने M30 में अपना डिमांड जोन इधर बनाया। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे आती है तो क्या करेंगे, हम इसके बिल्कुल आगाज से एंटर होंगे मार्केट में। इससे थोड़ा सा नीचे हमने स्टॉप लॉस रखना है इस तरह से, और जो टेक प्रॉफिट रखना है वो 1:2 रखना है इस तरह से, 1:2 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ। क्योंकि थोड़ा वीक ट्रेंड था यहाँ पे, मार्केट थोड़ी देर रुकी भी और बहुत ज्यादा ऊपर मूव भी नहीं दी मार्केट में, जल्दी वापस आ गई। ये देख लें, ये जो है ये फेक मूव थी, इसको इग्नोर करना है आपने। फेक मूव भी आगे हम पढ़ेंगे फेक मूव क्या होती है। अच्छा, ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था, यहाँ पे हमने क्या किया स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की सूरत में, यहाँ पे बिल्कुल उसकी इंटरेस्ट पे हमने एंट्री ली, उससे थोड़ा सा नीचे हमने अपना टेक प्रॉफिट सेट किया, स्टॉप लॉस सेट किया, और उसका 3% तकरीबन इतना बनता है। ठीक हो गया, ये हमने टेक प्रॉफिट रखा, यहाँ से हम एंटर हुए और टेक प्रॉफिट हमारा सीधा जाके एंटर फिट हो गया। यहाँ पे वीक नॉर्मल ट्रेंड की थोड़ी एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, ये सप्लाई जोन है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल मूव क्लियरली हमें नजर आ रही है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से हम मार्केट में एंटर हुए जोन के बिल्कुल आगाज से, और हमने स्टॉप लॉस इस मार्केट की मतलब इस जोन से ऊपर रखा, और इसका 3% हमने टेक प्रॉफिट रखा इस तरह से। ये तो ज्यादा हो गया, इधर बनता है तकरीबन 3%। ये यहाँ पे लिखा 2.7 बन रहा है, ये यहाँ पे 3% बनता है पूरा। ये इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है इसकी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, तो ये 3% है। अब ये चीज यहाँ पे देख लेते हैं जो आज मैंने एंट्री ली थी इस जोन से। बिल्कुल आगाज से एंट्री ली थी और इस जगह पे स्टॉप लॉस सेट किया था, करना था या किया था, जो भी कह रहे हैं किया था, तो इसलिए कह रहा हूँ। वैसे रूल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो है ये यहाँ पे 3% बनता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था तो ये इसकी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बनती है। अभी तक जो भी हमने एंट्रीज डिस्कस की हैं वो बिल्कुल। अब अगर तो ये वीक ट्रेंड होता, अब ये जो है ये वाली जगह ये थोड़ा वीक है ट्रेंड, अब यहाँ पे अब मार्केट आती है तो ये इसका स्टॉप लॉस हम सेट करेंगे इस तरह से, ये वाली जगह 1800 से या 1801 से हम एंटर होंगे मार्केट में, और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है हम कितनी रखेंगे, 1 to 2%। इज इट क्लियर? किसी की समझ में ना आ रही हो तो बात तो इसमें मेरा छोटा सा सवाल है बदर भाई इसमें, कि ये जो जोन जब ड्रॉ करते हैं तो उसकी यानी कि
विक के शुरू से लेके कितनी कुछ होनी चाहिए उसमें? जैसे आप पीछे एक स्ट्रॉन्ग जोन था, आपने ड्रॉ किया हुआ था, हम्म। तो उसमें देखें अगर तो ये विक बहुत ही बड़ी हो जाती ना, ये वाली विक जी जी यहाँ तक चली जाती, तो उस सूरत में हम ना ड्रॉ करते, हम कंसीडर ही ना करते उस सूरत में। सही। अब ये चूंकि यहाँ तक थी तो हमने इसको इस तरह से ड्रॉ किया, ये चीज। हम ऊपर वाली जो उसका लास्ट कैंड होती है ना, इसमें बिल्कुल 100% कोई कंडीशंस नहीं है कि मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि कैंडल इतनी ऊपर हो तो उसका डिमांड जोन ऐसे ड्रॉ करना है, इतनी नीचे हो तो ये करना है। इस तरह से कंफर्म अगर चीजें हों तो मार्केट में मतलब बिल्कुल 100% हाँ कोई जी, ऑफ स्ट्रेटजी कोर्स। ठीक हो तो मैं अरबपति होता है इधर, आप लोगों को क्यों सिखा रहा होता है 2-2 हज़ार रुपए लेके। तो इसमें ये है कि 100% कोई बाद लोग कंडीशंस नेकी नहीं है। बाद लोग नेकी का काम भी करते हैं ना, शायद आप फिर भी अब नेकी का काम कर रहे होते हैं। हाँ। जज़ाक। तो खैर इसमें ये है कि अब इसमें हम एक मिनट दूसरे टाइम फ्रेम में भी जाकर देख लेते हैं। दूसरे टाइम फ्रेम में जाकर देखें ना तो यहाँ पे बहुत बड़ा जोन बन रहा है, सही है। तो इस सूरत में हमें करना ये है, हमें तो एवरेज एक जोन रखना है। तो हम फिर M30 में जाकर देखेंगे तो ये हमें यहाँ पे इसकी बॉडी मिल रही है, तो हम इस तरह से जोन इसका ड्रॉ कर लेते हैं। आप जब एक जोन बहुत छोटा या बहुत बड़ा बन रहा है, सही है, तो आप उसके टाइम फ्रेम्स को चेंज करेंगे। अगर H1 पे ड्रॉ करें तो M30 में देख लें, M30 में नहीं समझ आ रही तो H4 में चले जाएं या H2 में चले जाएं, वो समझ आ जाएगी। मजीद किसी का कोई सवाल हो तो बदर भाई जिस उस्मान टाइम भाई फ्रेम में आपने हाथ खड़ा किया हुआ था। जी भाई, ये जिस टाइम फ्रेम में हम ये ड्रॉ करेंगे तो फिर हम नेक्स्ट कैंडल का उसी टाइम फ्रेम में वेट करेंगे कि वहां तक मार्केट पहुंचे। हाँ, किसी भी टाइम फ्रेम में वेट कर सकते हैं। अब M30 में है तो यहाँ पे हमने तो बेसिकली जैसे ही उसे टेस्ट करेगी ना उस डिमांड या सप्लाई जोन को, तो वहां से हमने एंटर हो जाना होता है। और ये भी यहाँ पे जरूरी होता है जैसे कि ही उसके इसने टाइम टेस्ट फ्रेम में ही किया था तो मार्केट उठ सकता है। 97 से हम एंटर हो गए थे और 1801 पे हमने स्टॉप लॉस रखा था और टेक प्रॉफिट उसका 3 गुना हमने रखा था इस तरह से। ठीक, मजीद किसी के ज़हन में कोई सवाल हो तो। अच्छा बदर भाई, ऐसे भी हो सकता है कि हम कोई एक टाइम फ्रेम चूज कर लें, उसी पे ट्रेड करें। नहीं, इंट्राडे में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो पोजीशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं कि उन्होंने तो बस वेट करना है कि उनके जोन्स वगैरह में मार्केट आए और वहाँ पे वो फंडामेंटल एनालिसिस हल्का फुल्का करके और बाकी चीज़ें देख के बस वहाँ से ट्रेड ले लेते हैं। इंट्राडे जो ट्रेडर्स हैं उनको मुसलसल मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स देखना ज़रूरी होते हैं। जी मुझ नोमान भाई आप तो काफ़ी देर से आप हैं नोमान भाई। अच्छा, इसमें बदरो मुझे मालूम कर ये करना था कि जब आपने एक ट्रेड लगा दी है तो मार्केट को आप मुसलसल आपको वॉच करना होगा बैठ के, या जिस तरह आपने बताया कि स्टॉप लॉस लगा दिया, टेक प्रॉफिट लगा दिया, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, या आपको कंटिन्यू मार्केट ठीक है। को देखना है बैठ के? हाँ, इसमें ये होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में तो अमूमन ऐसे होता है कि बाज़ औक़ात मैं देख भी रहा होता हूँ और बाज़ औक़ात नहीं भी देख रहा होता। ये जो वॉल्यूम वाले सेशंस होते हैं ना, अब यूएस सेशन है बिल्कुल जैसे अब यहाँ पे यूएस सेशन था, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जब एंटर हुआ तो टेक प्रॉफिट लगा के और स्टॉप लॉस लगा के, वो भी एक कंडीशन होती है कि आप ना भी देखें तो कोई मसला नहीं है। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है और आप सीख चुके होते हैं, उस सूरत में आप ना भी देखें तो मसला नहीं होता। लेकिन जिस बंदे को की प्रैक्टिस नहीं है अच्छे से, या उसने अच्छे से चीज़ों को नहीं देखा हुआ, नहीं पढ़ा हुआ,
तो वो तो फिर वैसे ही देख रहा होता है, जाहिर सी बात है, हलाल के पैसे होते हैं, तो वो तो बार बार देख रहा होता है। तो ये चीज है। वैसे जो लोग सीख तो जाते वो हैं देख वो फिर उनमें ये ऑटोमेटिकली चीज डेवलप हो जाती है कि वो बार बार नहीं देखते। नहीं, हाँ। वो तो एक इंसानी यानी फितरत सी है कि वो बार बार उसके लिए एक नई चीज होती है, वो देख रहा होता है। उस देखने से हमारे नफे नुकसान पे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, बाज़ औक़ात पड़ता भी है और बाज़ औक़ात नहीं भी पड़ता। बाज़ औक़ात ये है कि आप ना रास्ते में इंट्राडे ट्रेडर्स को बाज़ औक़ात देखना पड़ता है थोड़ा ठीक है। ना, क्योंकि उन्होंने बहुत मुख्तसर वक्त के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए ट्रेड लेनी होती है। तो जी वो क्या करते हैं कि मतलब बिलफर्ज यहाँ पे वो जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ाए थे ना, जी जी जी। बिलफर्ज यहीं से मैं सेल करके बैठा हुआ हूँ और ये कैंडल बन गई है। इस कैंडल से हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट नीचे गई है और यहाँ से नीचे गई है और यहाँ से फिर ठीक है। बायर्स ने इसको धकेल के वापस इधर ला के क्लोज जी कर दिया। अब इस ठीक है। सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पे मुझे ट्रेड क्लोज कर देनी चाहिए, क्योंकि बेहतर। यहाँ पे क्लियर है कि यार यहाँ पे बायर्स दोबारा से मार्केट में आ रहे हैं। तो ठीक है। इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, उनसे बाज़ औक़ात हमें पता चल रहा होता है कि हमारी ट्रेड की कंडीशन अब क्या है। लेकिन इस कैंडल पे हम देख भी रहे हों तो हमें मसला नहीं था, मार्केट चूंकि मुसलसल नीचे जा रही थी। अच्छा, और इसमें एक ज़बरदस्त एक ये मजाकन आप मेरी बात ले लिया जो वो बदर भाई ने एक सिग्नल दे दिया तो बंदा तो मैं तो रिलैक्स हो गया कि बदर भाई का सिग्नल आ गया, अब मैं सुकून से बैठूंगा, टेंशन नहीं होगी। लेकिन देखें, खैर वो भी तरीका ठीक है, आप लोग सिग्नल्स यूज करते रहें, सिर्फ जी लगा जी। के बैठ जाएं। लेकिन कब तक आप स्पून फीडिंग करवाएंगे? बंदे को आखिरकार अपने उस पर भी तो आना चाहिए। नहीं, हम मुमकिन है नहीं आ मेरा रहे। कल को फिर प्लान क्या चेंज हो जाए, आपके कहें? पैसे रास्ते में रुक जाए, आपने सोचा उससे मैंने ये लेना है वो लेना है और मैं सिग्नल ही देना छोड़ दूं। ये अलग बात है कि आप सिग्नल देना छोड़ दो। हाँ, तो खैर फ्री में है सारी चीजें, ये सब कुछ। तो ये तो इसलिए है कि मैं खुद भी कर रहा हूँ, तो बाकी सारे भी उस पर चलते रहे। एक वो मैंने पोस्ट करवाया, उससे एक अच्छा रिस्पांस मिला था, 20-25 लोग अच्छा उससे तैयार हो गए और उन्होंने प्रॉफिट गेन करना शुरू किया। तो उससे मुझे मोटिवेशन मिली और मैंने दोबारा से वो उनको भी उनमें से 4-5 लोगों को साथ मिला के ये शुरू कर दिया। जी जी। तो ये चीज़ है बेसिकली, खुद करना ज़्यादा ज़रूरी है। और खुद जब आप सीख जाते हैं और खुद करना शुरू हो जाते हैं, मतलब सीखने के बाद, जी जी। तो आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। मैं खुद भी जब सिग्नल्स यूज़ किया करता था तो मुझे इतना प्रॉफिट नहीं होता था। और उसमें होता ये था कि मैं सिग्नल लगाने के बाद फिर इंसानी फितरत है, मैं बाद औक़ात खुद से भी ट्रेड ले रहा होता था। तो वो जितना मैं सही। सिग्नल से कमाता था, खुद से लगा के उतना लॉस कर देता था। हाँ ठीक है। तो खुद समझ बूझ होना ज़रूरी है। ठीक है, तो जज़ाकल्लाह। मजीद किसी का कोई सवाल? मोइज़ भाई आपने हैंड रेस किया हुआ है। बदर भाई, मैं ये चार्ट के हवाले से कुछ मालूम कर रहा था कि हम मतलब H1 देखते हैं, H4 देखते हैं, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो जाते हैं चार्ट के। तो ये कंफ्यूजन हाँ हो जी। जाती है कि उसको जो है मतलब किस तरीके से कैलकुलेट करना है अपनी चीजों को, कि जब H1 हम देख रहे हैं तो चार्ट जो है वो डिफरेंट तरीके से शो हो रहा है। और और उसमें है ऐसे ना कि ये जो छोटे टाइम फ्रेम की कैंडल्स होती हैं ना, अब ये आप देख लें, ये 1 2 3 4 ये जो कैंडल है, इन्होंने मिलके 4 घंटे की कैंडल बनाई होगी, सही है। इसी तरह से ये 1 आवर की कैंडल है, इस 1 आवर की कैंडल के अंदर 15-15 मिनट की 4 कैंडल्स हैं। वो इस जगह पे 4 कैंडल्स बनी होंगी 15-15 मिनट की। अब जो जितने भी टाइम फ्रेम्स होते हैं उनके अपने अलग। अब यहाँ पे H1 में देखूं तो यहाँ पे कोई मतलब तुक नहीं बनती कि यहाँ पे मैं सप्लाई जोन क्रिएट करूं। लेकिन जब मैं M30 में जाता हूं तो मुझे यहाँ पे सप्लाई जोन मिल रहा है। तो बेसिकली ये जो सप्लाई और डिमांड जोन के लेवल्स होते हैं, ये किसी भी मतलब उसमें टाइम फ्रेम में बन रहे होते हैं। तो आपको इसलिए तमाम टाइम फ्रेम्स को देखना ज़रूरी होता है। इंट्राडे में भी मैंने आपको बताया H4 से शुरू होना होता है, आपने H1 और M30
और बाज़ औक़ात M15 में भी जाकर देखना होता है। तो इंट्रा वीक ट्रेडर है या पोजिशनल ट्रेडर है तो उसको फिर डे के टाइम फ्रेम, वीक का टाइम फ्रेम और मंथ का टाइम फ्रेम देखना होता है। इस तरह से चीज़ें, और जो उससे भी बड़े ट्रेडर्स होते हैं जो बाज़ औक़ात चीज़ें खरीद कर 2-2 3-3 साल के लिए होल्ड करते हैं, उनको फिर साल का टाइम देखना होता है, साल का टाइम फ्रेम देखना होता है। मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो विक का जो टाइम होता है, कैंडल बनने का जो टाइम होता है, वो टाइम यही होता है? अगर हमने H1 किया है तो वो कैंडल जो है वो पूरे घंटे में ही बनेगी? हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्ट, ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग होती है उसकी। बाज़ औक़ात ये होती है कि अगर मार्केट में बहुत तेज मूव दी है तो वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है, वैसे बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज़ होती है। उस्मान भाई कोई सवाल करना है आपने? जी बदर भाई। हाँ जी, आपने कोई सवाल करना था? चार्ट पे हम ट्रेड ड्रॉ करते हैं, यानी कि अपना सेट करते हैं टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस, तो हमें पता होता है कि अपना ये फॉरेक्स फैक्ट्री से न्यूज आने वाली है, इस टाइम तक आएगी, हम उसका वेट करते हैं या उसी दौरान लगा दें? देखें, जब न्यूज़ का वक्त हो तो न्यूज़ का वेट कर लेना चाहिए। चाहे हमें तब जितनी ट्रेड नहीं मर्जी अच्छी करनी ट्रेड चाहिए। मिल रही हो, हम पहले वेट करेंगे उसका। अगर तो बहुत अच्छी ट्रेड मिल रही है ना, या बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड या सप्लाई जोन है तो ले लेनी चाहिए, लेकिन अगर तो वीक है फिर या न्यूज कंडीशंस के थोड़ा टाइम से कंफ्यूज पहले हैं, हम क्लोज कर दें उसे। हाँ कोई भी ट्रेड चल रही है उसे क्लोज कर दें। और बाज़ औक़ात जो न्यूज़ होती हैं, अब जैसे नॉन फार्म पेरोल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है यूएसडी के पेयर्स की, अगर तो वो जिस जी दिन आनी हो, या एफ.ओ.एम.सी का वो जो चेयरमैन है पॉल, उसकी जिस दिन जी स्पीच हो, ऐसी जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो उनसे पहले ही, बल्कि 3-4 घंटे पहले ट्रेड क्लोज कर देनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि उससे पहले ये जो बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये बाज़ औक़ात फेक मूव्स करवा रहे होते हैं, या मतलब आम आवाम को पजल करवाने के लिए मूव करवा रहे होते हैं, मूव्स करवा रहे होते हम हैं। ऐसा कह सकते हैं कि हम ट्रेड सेट करने से पहले हमें वो फॉरेक्स फैक्ट्री को देखना सबसे हाँ, जरूरी है। फॉरेक्स फैक्ट्री तो हमें हफ्ते शुरू होने से पहले देख लेना चाहिए, और उसमें हमारे जहन में हो कि कौन कौन सी न्यूज़ किस दिन में आनी है, दिन से पहले फिर हम एहतियात करें। सही है। तो ऐसा कह सकते हैं कि हम तो जितना चार्ट देखना है उतनी ही वो देखनी है।